Please subscribe the channel and click on bell icon for latest updates. Hello students and welcome to the class of information technology. In the series of class 8 computer science, we are going to discuss about protocols. In previous videos we have seen about the common terminologies over internet, and today we are going to discuss about protocols and its types. So let us see what is a protocol. A protocol is a convention of standards that regulates the operation of devices. It can be defined as set of rules governing the syntax, semantics and synchronization of communication between hardware, software और both. एक स्टैंडर्ड रूल जो कि परफॉर्म होता है डिवाइसेस में या नेटवर्क पे, कम्युनिकेशंस के लिए जो एक स्टैंडर्ड रूल बनाया गया है, इसी को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि हमारा जो डाटा है वो डिवाइसेस टू डिवाइसेस या नेटवर्क टू नेटवर्क या डिवाइसेस टू नेटवर्क, ये डाटा ट्रांसमिट होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है डिवाइसेस के बीच में, उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड रूल बनाए गए हैं, इसी रूल को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। और जितना भी डाटा कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स के जरिए होता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, बट ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, यही प्रोटोकॉल्स पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए। कई तरह के प्रोटोकॉल्स हम लोग आगे देखने वाले हैं, TCP/IP हैं या HTTP हैं, ऐसे कई तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिनका अलग अलग काम है। बट कॉमनली अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल्स जो है वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस, जो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड करता है, दूसरे डिवाइस से डाटा रिसीव करता है, या हम नेटवर्क के ऊपर किसी को डाटा सेंड करते हैं, इंटरनेट के ऊपर किसी को डाटा सेंड करते हैं, इंटरनेट से डाटा रिसीव करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स या वेरियस डिवाइसेस या वेरियस यूजर्स या वेरियस नेटवर्क, ये कहीं भी अगर डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो प्रोटोकॉल्स के जरिए हो रहा है, प्रोटोकॉल्स के रूल को फॉलो करके हो रहा है। जिस तरह हम लोग अगर रोड पे जाते हैं तो उस रोड पे चलने के कई नियम होते हैं, तो वो जो नियम होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रैफिक रूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन रूल्स हैं, ये इंटरनेट के ऊपर यानी कि नेटवर्क के ऊपर जो कम्युनिकेशन रूल्स हैं उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं TCP/IP एक प्रोटोकॉल है और HTTP। हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में TCP/IP क्या है और HTTP क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले HTTP को। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि वेब पेजेस के रूप पे, HTML पेजेस के रूप में जो वर्ल्ड वाइड वेब पे इंफॉर्मेशन रखे जाते हैं, उनको डिस्प्ले कराना या उनसे डाटा रिट्राइव करना, ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है HTTP का। HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा जो तैयार की गई फाइलें हैं, उन फाइलों को डिस्प्ले कराना या उनसे डाटा रिसीव कराना, ये पूरी तरह से HTTP करता है। इट इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। सर्वर और क्लाइंट के बीच में, या आप इसको रिक्वेस्ट कह लें, या अगर एक रिक्वेस्ट करता है तो दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। तो यानी कि अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे भी ये काम करता है, और उस रिक्वेस्ट पे जो रिस्पॉन्ड करता है अगला, सपोज क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के ऊपर, तो सर्वर जब रिस्पॉन्ड करता है तो ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है HTTP। साथ ही साथ HTTP जो है वो द सर्वर विच स्टोर्स और क्रिएट्स रिसोर्सेज सच एज HTML फाइल्स एंड इमेजेस इज कॉल्ड द ऑनलाइन सर्वर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सर्वर्स है, सर्वर्स दो तरह के हम लोग देख रहे थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जो सर्वर HTML फाइलों को या इमेजेस को स्टोर करते हैं, उन सर्वर्स को कहते हैं हम लोग ऑनलाइन सर्वर्स। और उन सर्वर्स के बीच में, इन बिटवीन द यूजर एजेंट and origin server, there may be several intermediaries such as proxies, gateways, tunnels, etc. HTTP is called a stateless protocol because it does not keep the previously executed command in memory. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सर्वर्स हैं और जो यूजर्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, जैसे प्रॉक्सीज यूज हो जाते हैं, गेटवेज डिवाइसेस यूज हो जाते हैं, टनल्स यूज होते हैं। ये सारे इंटरमीडियरीज हैं जो डाटा कम्युनिकेशंस के बीच में यूज होते हैं। HTTP को स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड जितने कमांड्स होते हैं नेटवर्क के ऊपर, उनको ये याद नहीं रखता, उनको ये रिकॉर्ड में नहीं रखता, मेमोरी में स्टोर करके नहीं रखता। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं।
अगला प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा हमको नाम से ही पता चल रहा है, इट इज क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स in transforming or exchanging files between client and server. It may be authenticated with usernames and password. Transferring files from client nodes to server is known as uploading, while transferring files from server to client node is called downloading. तो यहाँ पे हम लोग जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो ये पूरी तरह से क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और जो फाइलें हैं क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट के ऊपर फाइलों का एक्सचेंज करने में ये यूज होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो फाइलें या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं, उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये जो प्रोटोकॉल है ये पर्सन्स को ऑथेंटिकेट भी करता है, उसको यूजर नेम और पासवर्ड अलाउ करके ऑथेंटिकेट भी कराया जा सकता है यूजर्स को, और वो जब लॉगिन करेंगे तो इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। हम लोग यदि यहाँ जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, तो यदि हम लोग सर्वर से क्लाइंट के तरफ अगर इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग, और क्लाइंट से अगर सर्वर की तरफ हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो वो कहलाता है अपलोडिंग। यानी कि हमारे लोकल कंप्यूटर से अगर डाटा सर्वर पे सेंड होता है तो वो कहलाता है अपलोडिंग, और सर्वर से यदि हमारे लोकल कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो कहलाता है डाउनलोडिंग। इसको अच्छे से हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि बराबर हमको ऐसा लगता है कि बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के बीच में। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा कंप्यूटर है इससे हम लोग अगर सर्वर पे डाटा भेज रहे हैं तो वो अपलोडिंग कहलाएगा, और सर्वर से हम अपने कंप्यूटर पे डाटा ले रहे हैं तो डाउनलोडिंग कहलाएगा। FTP सर्वर को यूज करने के लिए हमको इंटरनेट या इंट्रानेट से जुड़ा होना जरूरी है, और साथ ही साथ एक FTP क्लाइंट प्रोग्राम का होना जरूरी है, तभी हम लोग FTP सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि फाइलों को भेजना या रिसीव करना, दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइलों को भेजना या वापस लेना, इन दोनों काम में यूज होता है। इन को हम लोग RFC 959 के नाम से भी जानते हैं। जो RFC है उसका फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स, तो इसके नाम से भी जानते हैं। एक एग्जांपल हम लोग FTP क्लाइंट का ड्रीम व्यूअर के रूप में देख रहे हैं। जो ड्रीम व्यूअर है ये एक FTP क्लाइंट है जो कि फाइल ट्रांसफर में यूज होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों अलग प्रोटोकॉल्स हैं, बट दोनों मिलकर के साथ में काम करते हैं। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये इंश्योर करता है डाटा का रिलायबल ट्रांसमिशन का जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। TCP जो है वो चेक भी करता है साथ ही साथ कि डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो डाटा सबमिट हो रहा है, उसमें किसी तरह का एरर ना हो, और यदि एरर होता है तो ये उसको फिर से सेंड करने की भी कोशिश करता है, फिर से सेंड करता है। तो यहाँ पे और IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो लॉजिस्टिक पैकेट्स है, जो डाटा पैकेट्स हैं जो नेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड डेडिकेट्स करता है। ये TCP/IP जो है वो 1978 में डेवलप किया गया था और बॉब कैन विंटकर्फ के द्वारा ड्रिवन हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या है? इट इज स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल that stores email messages on mail server and allows a user to view and manipulate the message as if they were stored locally on the user's computing devices। ये जो प्रोटोकॉल है ये यूजर्स का जो ईमेल मैसेजेस है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको व्यू करना और उसको मैनिपुलेट करना, यानी कि जो इंफॉर्मेशन, जो मैसेजेस, ईमेल्स आते हैं उन ईमेल्स को देखना, उसको मैनिपुलेट करना, ये हम लोगों को अलाउ कराता है। साथ ही साथ हम लोगों की जो मैसेजेस आती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम भी इनका है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब वेरियस फोल्डर्स में उन मैसेजेस को फोल्डर वाइज स्टोर करना, जिसमें साथ ही साथ जो हमारे मैसेजेस हैं वो पढ़े गए हैं कि नहीं पढ़े गए हैं उनकी मार्किंग करना, उनका स्टेटस ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं उनको फ्लैग करना,
और यदि हम लोग मैसेजेस लिखते हैं तो उनको ड्राफ्ट के तौर पे सेव करना, ये सारा काम इस प्रोटोकॉल का है। अगला प्रोटोकॉल है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP। ये जो SMTP है ये भी एक तरह का TCP IP प्रोटोकॉल है जो कि मेल्स को सेंड और रिसीव करने में यूज होता है। यूजुअली जो है दो प्रोटोकॉल्स इसके साथ काम करते हैं, POP3 और जो हमने अभी IMAP देखा, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए। बट इनकी जो लिमिटेड एबिलिटी है जिसकी वजह से ये बहुत लंबे समय तक मैसेजेस को कतार में नहीं रख सकते रिसीविंग एंड पर, तो ये इनकी थोड़ी ड्रॉबैक है। बहुत लंबे टाइम तक मैसेजेस, सब कुछ जो क्यू हम लोग करते हैं, मैसेजेस को क्यू में रखते हैं, तो वो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। अगले वर्ड में हम लोग बात करें, इन अदर वर्ड्स यूजर टिपिकली यूज अ प्रोग्राम दैट यूजेस SMTP फॉर सेंडिंग ईमेल एंड आइदर POP3 और IMAP फॉर रिसीविंग ईमेल। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो मेल जाते हैं, जो हमारे मेल भेजे जाते हैं वो SMTP के द्वारा भेजे जाते हैं, और जो मेल हम रिसीव करते हैं वो IMAP या POP3 के थ्रू करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो हमारा मेल सिस्टम है वो यहाँ पे 3 मेल्स के थ्रू काम कर रहा है। पहला जो SMTP है वो हमारे भेजे गए मेल को, जो हम लोग मेल सेंड करते हैं उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है, और POP3 और IMAP जो है वो जो मेल हमको मिल रहे हैं, हम जो रिसीव कर रहे हैं उसके लिए यूज होता है। तो SMTP जो है इंटरनेट पे पोर्ट नंबर 25 पे ऑपरेट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये कंसेप्ट है अपनी चीजों को इंटरनेट के ऊपर शेयर करने की। यानी कि हम जो डाटा है उस डाटा को अपने कंप्यूटर पे या अपने लोकल सर्वर पे स्टोर ना करा करके यदि उस डाटा को हम लोग इंटरनेट पे अगर शेयर करते हैं, इंटरनेट पे स्टोर करते हैं, तो आज के डेट में ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रचलित है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंसेप्ट दैट इनेबल्स शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रादर देन हैव लोकल सर्वर्स और पर्सनल डिवाइसेस टू हैंडल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम लोग अपना सर्वर लगाना या अपने पर्सनल डिवाइसेस को हैंडल करना, एप्लीकेशंस उनके थ्रू हैंडल करना, ये जो हम लोग अलग से एक वर्क होता था, एक बॉदरेशन होता था, उससे निजात है इस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। ये जो फैसिलिटी है इट इज कॉमन फैसिलिटी एंड वर्क एज एन एप्लीकेशन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड और यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर। ये एक फैसिलिटी कह सकते हैं या कॉमन यूटिलाइजेशन है जिसमें डिफरेंट यूजर्स हमारे फाइल्स को, सॉफ्टवेयर्स को, हमारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है, हार्डवेयर को खरीदना, सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स करना, ऑन साइट का डाटा सेंटर बनाना, यानी कि जहाँ पे हमारा काम हो रहा है वहाँ पे जाकर के डाटा सेंटर बिल्डअप करना, फिर उसके अंदर स्टोर कराना, फिर उसको टाइम टू टाइम बैकअप लेना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप का ध्यान रखना, साथ ही साथ IT एक्सपर्ट को लगाना मैनेज करने के लिए। तो ये सारे काम से हमको मुक्ति मिल गई यदि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। तो यहाँ पे पहले से IT एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है जो टीम सारे डाटा को मैनेज करती है। तो यहाँ पे मैनेज करना, और हमको चूंकि हमारा डाटा इंटरनेट पे चला जाता है तो जो लोकल यूजर्स हैं, जो लोग नोड हैं जो वर्क स्टेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रोडक्टिविटी देखेंगे, अगला इसका जो एडवांटेज है प्रोडक्टिविटी। ऑन साइट डाटा सेंटर्स टिपिकली रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्डवेयर सेटअप, सॉफ्टवेयर पैचेस एंड अदर टाइम कंज्यूमिंग IT मैनेजमेंट।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ऑन साइट डाटा सेंटर लगाते हैं, अगर हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश है, और वहाँ पे अगर हम लोग कोई डाटा सेंटर बनाते हैं तो हमको बहुत सारे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। एक बड़ा सा सर्वर बनाना पड़ता है, बैकअप लेने के लिए हमारी मेमोरी ज़्यादा लगानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ता है, आईटी मैनेजमेंट के लिए लोगों को रखना पड़ता है, पावर बैकअप्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको इससे छुटकारा मिल गया। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो आईटी टीम है वो हमारा जो इन सारी चीजों में जो उनका पूरा समय चला जाता था, वो अब बिजनेस गोल्स को अचीव करने में उनके पास टाइम बचता है और वो बाकी सारे काम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, जैसा हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो नेटवर्क है इस पे टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होता रहता है। यदि हम अपनी फाइलों को, हम अपने डाटा को क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब पर रखते हैं तो यहाँ पे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके जो हार्डवेयर हैं या इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें बराबर अपग्रेडेशन होता रहता है। लेटेस्ट जनरेशन का फास्ट और एफिशिएंट कंप्यूटर हार्डवेयर ये सब लगाए जाते रहते हो, तो हमको इसमें परफॉर्मेंस की कोई टेंशन नहीं होती कि हमको अपना सिस्टम अपग्रेड करना है, हमको अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस अपग्रेड करने हैं, सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड करने हैं। ये ऑटोमेटिकली हमको सारे कुछ अपग्रेडेड मिल जाते हैं, हमको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। रिलायबिलिटी पे अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें डाटा जो बैकअप है वो हमको आसानी से मिल जाता है। हमको उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं होती कि हम डाटा बैकअप कैसे करेंगे, रिकवरी बनाएंगे, रिकवर करके रखना है, उसकी हमको कोई टेंशन नहीं है। हमको रिडंडेंसी जो हम बार बार डाटा का डुप्लीकेशन करते थे, इन सभी चीजों से निजात मिल गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा करप्शन का कोई टेंशन नहीं होता। वहां पे डाटा जो है वो स्टोर्ड होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, तो वहां पे डाटा बैकअप करने के लिए हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ही पॉपुलर हो चला है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज हो रहा है ताकि हमको एक सेफ और सिक्योर्ड और एडवांस डाटा सिक्योरिटी सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम मिल पाए। सो आशा करता हूं कि ये प्रोटोकॉल्स आपको समझ में आए होंगे और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वीडियोस को जब भी वीडियोस अपलोड होते हैं, आपकी क्लास के वीडियोस, उनको आप जरूर देखें क्योंकि ये वीडियोस जो है वो आपके लिए, आपके सिलेबस के अनुसार हैं और एक एक इसका पॉइंट, एक एक टॉपिक आपके लिए जरूरी है। तो आप इसको जरूर देखें। जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो लोग अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उनको बताइए कि उनके सिलेबस के अनुसार ये वीडियोस डाले जा रहे हैं और उनको सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि जब भी ये वीडियोस अपलोड होंगे तो उनको तुरंत इसका मैसेज जाएगा और ये वीडियोस वो देख पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।